नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हमारा जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इस यूनिट का दूसरा लेसन, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस 2021 का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बायोलॉजी का न्यू सिलेबस, दैट इज न्यू लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हमने मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, मेंडेलियन लॉस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे, किसके थ्रू? फैक्टर के थ्रू, या जिसको हम आज जीन के नाम से जानते हैं उसके थ्रू। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि क्रोमोसोम की वजह से कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आज हमें पता है क्रोमोसोम जो है वो दो चीज का मिक्सचर है, डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है। जिसमें से डीएनए जो है वो जीन कैरी करता है और जीन पे कैरी होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो आइए देखते हैं इस लेसन का कंसेप्ट क्या है। इस लेसन के कंसेप्ट में सबसे पहले अगर हम हेडिंग को समझते हैं, इस लेसन की टर्म को समझते हैं, तो हमें क्या मतलब निकल के आता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहां पे बात की गई है मॉलिक्यूल्स की, जिसके बेसिस पे इनहेरिटेंस होता है, ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ये मॉलिक्यूल्स कौन से? बेसिकली आपको पता होगा हमारे बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल पे कौन कैरेक्टर ट्रांसमिट करता है, दैट इज डीएनए। तो डीएनए ये वो हमारे बॉडी का पार्ट है या वो जेनेटिक मटेरियल है, वो मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसी की हिस्ट्री और उसी के बारे में आगे हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। डीएनए जो है वो ज्यादातर एनिमल्स में, प्लांट्स में डीएनए होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट कुछ प्लांट वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की तरह एक्ट करता है, यानी आरएनए से भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से लोगों को पता चला कि एक जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडरिक मिशर, और उन्होंने 1869 में ये जो डीएनए है ये डिस्कवर किया था। अब जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, मेंडल ने अपनी स्टडी कब की थी? 1855 से लेके 1865 के टाइम पीरियड में उन्होंने अपनी स्टडी की। 1865 के 4 साल बाद डीएनए डिस्कवर हुआ। तो सोचिए मेंडल कितना एडवांस था अपने स्टडी में, ठीक है। उन्होंने जब डीएनए भी नहीं खोजा गया था तब उन्होंने बता दिया था कि फैक्टर की वजह से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि फैक्टर डीएनए पे होता है या डीएनए क्या होता है, ठीक है, बट उन्होंने बोला कि एक चीज है जिससे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो फ्रेडरिक मिशर थे। इन्होंने जब डीएनए डिस्कवर किया, इन्होंने हॉस्पिटल से पर्स को कलेक्ट किया। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जब बहुत सारे पेशेंट्स अपने बीमारी का इलाज कराने आते हैं, जख्म का इलाज कराने आते हैं, तो उनके जो बैंडेजेस पे पर्स होता था उस पर्स को कलेक्ट किया और उस पर्स सेल का एक्सट्रैक्ट बना के उसमें से डीएनए को आइसोलेट किया, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। तो पर्स सेल से इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया, उसको नाम दिया न्यूक्लिन। अब ये न्यूक्लिन आगे जाके पता चला कि एसिडिक नेचर का है। जैसे कि हमें पता है न्यूक्लिक एसिड, जिसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, इनमें फॉस्फोरस ग्रुप होता है और फॉस्फोरस ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है, और इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए को एसिडिक नेचर मिलता है। तो बाद में पता चला कि डीएनए जो है वो एसिड है, तो न्यूक्लिन से उसका नाम चेंज किया गया न्यूक्लिक एसिड। और दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड आज हम जानते हैं, दैट इज डीएनए और आरएनए। डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से डीएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो देखते हैं आगे, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ये हमारा अगला हेडिंग है। तो जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए है, ये कैसे, ये कब पता चला या कैसे पता चला? ये जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते तो हमको पता है डीएनए जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, दैट इज डीएनए होता है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसमें वो डीएनए पैक्ड होता है। इस लेक्चर के बाद हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो डीएनए और प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। अब ये हमको तो पता था, 1900 में हमको पता चल गया था, दैट इज माइटोसिस मियोसिस के वजह से, कि क्रोमोसोम्स की वजह से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये तो हमें पता चल गया था कि एक जनरेशन से अगर कैरेक्टर ट्रांसफर होने हैं तो वो क्रोमोसोम से होंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम में दो चीजें थी, डीएनए भी था, प्रोटीन भी था, ठीक है। अब ऐसे में
लोगों को कंफ्यूजन हुआ, साइंटिस्ट को कंफ्यूजन हुआ कि कैरेक्टर किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, डीएनए से हो रहे हैं या प्रोटीन से हो रहे हैं। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को लेके ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना था कि प्रोटीन क्योंकि एक लार्जर मॉलिक्यूल है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ठीक है, दैट्स वाई हो सकता है कि प्रोटीन से ही कैरेक्टर ट्रांसमिट होते होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे साइंटिस्ट के बीच में थी। ठीक है, साइंटिस्ट मानते थे कि प्रोटीन से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, ना कि डीएनए। डीएनए एक सिंपल मॉलिक्यूल है और डीएनए में बहुत कम क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन होता है अलग अलग एनिमल्स या प्लांट्स में। बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है डीएनए में और बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है, ऐसा मानना था साइंटिस्ट का। और प्रोटीन एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिससे कि कैरेक्टर ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और प्रोटीन वैरी करता होगा फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, ऐसा उनका मानना था उस टाइम पे साइंटिस्ट का। बट उस टाइम पे कुछ स्टडीज की गई, कुछ रिसर्चेस की गई, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का यह भी मानना था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए हो सकता है, और डीएनए एक सिंपल मॉलिक्यूल ना होके वो हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मतलब हाईली क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल है। अलग अलग एनिमल्स में उसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि प्लांट का डीएनए बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है देन द एनिमल डीएनए। ठीक है, इसके अलावा ग्रिफिथ इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि अदर कोई दूसरा प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वन बाय वन एक्सपेरिमेंट। 3 एक्सपेरिमेंट इस कंडीशन में दिए गए और वो 3 एक्सपेरिमेंट इसको प्रॉपरली प्रूव करने में हेल्प करते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, दैट इज बैक्टीरिया, इसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये जो बैक्टीरिया है ये न्यूमोनिया कॉज करता है मैमल्स में और एनिमल्स में। ठीक है, न्यूमोनिया जैसे कि हम देखते हैं लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन या एयर स्टोर नहीं कर पाती इस कंडीशन में। तो न्यूमोनिया में हम देखते हैं कि न्यूमोनिया होने वाला ये जो बैक्टीरिया था वो चूज किया गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अब इसमें 2 वेरिएंट्स थे। ठीक है, बैक्टीरिया की 2 अलग अलग स्पीशीज, 2 अलग अलग स्ट्रेन, 2 अलग अलग वेरिएंट्स थे। एक था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। यहाँ पे एस को मिट गया है थोड़ा सा, हाँ, तो एक था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन की खासियत क्या थी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? एस स्ट्रेन स्मूथ था, देखो बाहर से ये स्मूथ दिख रहा है पूरा। ठीक है, एनकैप्सुलेटेड था, मतलब इसमें कैप्सूल था। देखो यहाँ पे हमने डायग्राम में कैप्सूल ड्रॉ किया है रेड कलर का, यहाँ पे कैप्सूल है बाहर में उसके। ठीक है, कवरिंग है प्रोटेक्टिव। इसके अलावा वायरुलेंट था, ये वायरुलेंट यानी इसकी मतलब इसकी टॉक्सिसिटी थी, इसमें टॉक्सिसिटी थी, यानी ये इससे कोई भी पॉइजन या डिजीज कॉज हो सकता था। पैथोजेनिक था, मतलब ये डेडली था, इससे बीमारी हो सकती थी, ये पैथोजेनिक था, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल था। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्ट्रेन था आर स्ट्रेन, ये रफ है, तो जैसे कि इसकी कवरिंग देखते हो, इस पे कैप्सूल है और इस पे कैप्सूल नहीं है, जिसकी वजह से ये रफ दिख रहा है। ठीक है, दूसरा नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब इस पे कैप्सूल एब्सेंट था। नॉन वायरुलेंट यानी इसकी टॉक्सिसिटी कम थी, और नॉन पैथोजेनिक यानी ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में माउस लिया और माउस के ऊपर इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको इंजेक्ट किया, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को। सबसे पहली कंडीशन में इन्होंने क्या किया, एक माउस को इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन के साथ। कौन से? आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट था, तो माउस जो है वो सर्वाइव किया, मतलब इसकी डेथ नहीं हुई। द माउस वॉज सर्वाइव्ड एज वेल एज ही वॉज नॉट डाइड इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया, मतलब इसको न्यूमोनिया नहीं हुआ और ये सर्वाइव कर गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज दूसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशन में उन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। अब एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया, हमें पता है एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट एंड पैथोजेनिक, मतलब ये हार्मफुल थी। माउस को निमोनिया डेवलप हुआ और माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। माउस इज डाइड ड्यू टू द निमोनिया। इसके बाद तीसरी कंडीशन ली उन्होंने। पहली 2 बड़ी सिंपल है, पहले में आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक है तो माउस नहीं मरा, दूसरे में पैथोजेनिक है तो माउस मर गया एस स्ट्रेन की वजह से। तीसरे में एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, मस्त उसको गैस पे चढ़ाया, पानी में उबाला। अब हमको तो पता है जब हम कोई चीज गर्म करते हैं तो उसके बाद बैक्टीरिया मर जाते हैं, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो वो हीट किल किया उसको अच्छे से। अब हीट किल कर दिया बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल स्ट्रेन को, तो हीट किल करने के बाद बैक्टीरिया जो है वो इनएक्टिव था। अब इनएक्टिव बैक्टीरिया को हमने डाला फिर से माइस में, हीट किल बैक्टीरिया को, हीट किल एस स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन नहीं, एस स्ट्रेन जो कि पैथोजेनिक है,
उसको हीट किल किया मतलब मार दिया और फिर डाला, तो देखा कि माउस सरवाइव कर गया, मतलब सच में उबालने से जंतु मर जाते हैं। ठीक है, ये करेक्ट पॉइंट यहाँ पे बैठे। अब इसके बाद एक चौथा चीज जिसमें बहुत सारे राज खुले, ठीक है, उसमें हुआ क्या, चौथे कंडीशन में उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन, जिससे माउस नहीं मरता, हीट किल उबाल के अच्छे से, हीट किल एस्ट्रेन मतलब डेड एस्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया, और लाइव आस्ट्रेन, लाइव आस्ट्रेन मतलब जिंदा आस्ट्रेन को भी माउस में इंजेक्ट किया। अब देखो दोनों कंडीशन, आस्ट्रेन को जब हमने इंजेक्ट किया था तो माउस नहीं मरा था, हीट किल्ड एस्ट्रेन को भी इंजेक्ट किया था तो माउस नहीं मरा था। इस कंडीशन में दोनों को एक साथ किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन को भी इंजेक्ट किया प्लस लाइव आस्ट्रेन को भी इंजेक्ट किया। दोनों से इंडिविजुअली हमने देखा कि माउस की डेथ नहीं हुई थी, बट जब यहां पे दोनों को साथ में इंजेक्ट किया गया तो माउस की डेथ हो गई। तो जादू हो गया। अब कैसे, इसी को बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पे एफ ग्रिफिथ ने बताया कि जब हीट किल्ड एस्ट्रेन हमने डाला तो उसमें से कुछ डीएनए या कुछ जेनेटिक मटेरियल, उस टाइम पे तो पता नहीं था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें से उन्होंने बोला कि जेनेटिक मटेरियल ट्रैवल किया एस्ट्रेन का आस्ट्रेन में, मतलब हीट किल्ड ये तो मर गया बट इसका डीएनए तो अलाइव है, इसका जेनेटिक मटेरियल तो अलाइव है, तो इसका डीएनए जो है वो आस्ट्रेन में गया और जो लाइव आस्ट्रेन थी उसको कन्वर्ट किया, मतलब आस्ट्रेन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एस्ट्रेन में। ठीक है, ये गंगाधर था पहले और फिर ये शक्तिमान बन गया, किसके वजह से, डीएनए के वजह से। ठीक है, तो दैट आस्ट्रेन, दैट गंगाधर कन्वर्टेड टू एस्ट्रेन, शक्तिमान। ठीक है, किसके वजह से, एस्ट्रेन के वजह से। एस्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल ट्रैवल हुआ आस्ट्रेन में और आस्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस्ट्रेन में फिर से। तो उन्होंने देखा कि जब वो माउस की डेथ हुई, माउस का ब्लड सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल में बहुत सारे लाइव एस्ट्रेन पाए गए, बहुत सारे एस्ट्रेन हमको मिले ब्लड सैंपल में। तो एस्ट्रेन मिलने का कारण क्या था, क्योंकि आस्ट्रेन जो हमने डाली थी वो आस्ट्रेन कन्वर्ट हो चुकी थी एस्ट्रेन में। इसे फिनोमिना को बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि दिया था एफ ग्रिफिथ ने। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी होगी जिसमें गाड़ी जो है वो रोबोट बन जाती है, रोबोट फिर से कार बन जाता है। ठीक है ना, तो वहीं पे यहां पे भी हुआ कन्वर्शन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आस्ट्रेन टू एस्ट्रेन। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमिना देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ग्रिफिथ, और ग्रिफिथ ने बताया कि आस्ट्रेन जो है उसने जेनेटिक मटेरियल लिया हीट किल्ड एस्ट्रेन से और वो कन्वर्ट हो गया दैट इज लाइव एस्ट्रेन में। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट। हालांकि इससे ये कंफर्म नहीं हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यहां पे एक चीज कंफर्म हो चुकी थी कि जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है आस्ट्रेन में और जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही ये कन्वर्ट होता है लाइव एस्ट्रेन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है एवेरी, एमसी कार्टी एंड मैक्लियोड का, वो हम डिस्कस करते हैं। आइए तो आइए देखते हैं एवेरी, एमसी कार्टी एंड मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1944 में दिया था और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंटिन्यू किया था, जो कि एफ ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसी को कंटिन्यू किया था। एफ ग्रिफिथ ने बताया था कि हीट किल्ड एस्ट्रेन से कोई चीज, कोई पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है कहां पे, आस्ट्रेन में, और आस्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, लाइव एस्ट्रेन में, जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि वो जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है हीट किल्ड एस्ट्रेन से आस्ट्रेन में वो जेनेटिक मटेरियल था। अब ये ढूंढने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वो मटेरियल एग्जैक्टली क्या था, क्या वो प्रोटीन था या वो डीएनए था। तो इसके बाद ये अभी इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किया था रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। ठीक है, 1944 में। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एस्ट्रेन जो कि हीट किल्ड एस्ट्रेन एफ ग्रिफिथ ने यूज की थी, उसी एस्ट्रेन को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें हम कुछ रोटेशन पर मिनट में चीजों को घुमा के उसमें से चीजों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सेपरेट किया इसके कुछ मॉलिक्यूल्स को, यानी सेंट्रीफ्यूज किया एस्ट्रेन को। सेंट्रीफ्यूज करने से उसके डीएनए सेपरेट हो गया, प्रोटीन सेपरेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट सेपरेट हो गया। ठीक है, तो इन सबको सेपरेट करने के बाद इन सबको एक एक करके आस्ट्रेन के साथ मिला के देखा कि कौन सी वो चीज है जो आस्ट्रेन को एस्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकती है। तो उन्होंने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को मिला के देखा, कार्बोहाइड्रेट को आस्ट्रेन के साथ मिलाया तो आस्ट्रेन कन्वर्ट हुई नहीं हुई, वैसी की वैसी थी। ठीक है, प्रोटीन को आस्ट्रेन के साथ मिला के देखा, आस्ट्रेन कन्वर्ट नहीं हुई, मतलब एस्ट्रेन फॉर्म नहीं हुआ अभी भी। ठीक है, वो आस्ट्रेन ही था।
इसके बाद आरएनए को भी आर स्ट्रेन के साथ मिला के देखा सॉल्यूशन में, तो आरएनए भी आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करने में फेल हो गया, मतलब आर स्ट्रेन से भी आरएनए से भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट यानी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। सिर्फ डीएनए वो इकलौता मॉलिक्यूल था जब डीएनए के साथ आर स्ट्रेन को मिक्स किया गया तो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हुई एस स्ट्रेन में। देखिए यहाँ पे हमको एस स्ट्रेन मिली, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने इसमें प्रोटीएजेस भी डाले और आरएनएस भी डाले कि हो सकता है किसी गलती से किसी प्रोटीन के वजह से वो कन्वर्ट हो रहा हो या आरएनए की वजह से कन्वर्ट हो रहा हो सकता है, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। तो कोई भी गुंजाइश न छूटे इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रोटीएजेस इसमें ऐड कर दिया। प्रोटीएजेस वो एंजाइम होती है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। अगर मान लो गलती से भी प्रोटीन के वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे में प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक कर देगी जिससे आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ डीएनए में ऐड करने की वजह से, बट गलती से यहां पे हो सकता है कि अगर प्रोटीन से हो रहा हो तो प्रोटीन से हमें कंफर्मिटी चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, प्रोटीएज को भी डाल दिया इसी सॉल्यूशन में। अगर कोई प्रोटीन है तो प्रोटीन ब्रेक हो गया। अब प्रोटीन ब्रेक हो गया तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए अगर प्रोटीन से हो रहा होगा तो, बट ये प्रोटीन से नहीं हुआ, इसी वजह से हम देखते हैं कि इसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ। अभी भी डीएनए की वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब प्रोटीन का इसमें कोई रोल कॉल नहीं था। आरएनएस की वजह से भी हमने देखा तो आरएनएस का भी कोई रोल कॉल नहीं था, मतलब आरएनएस को भी ब्रेक डाउन किया गया। इसमें जितने भी आरएनएस है उसके बावजूद भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका था कि ना प्रोटीन से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना आरएनए से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से, डीएनए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया एवेरी, मैक्लियोड एंड मिकार्टी ने कि डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट स्टिल कुछ बायोलॉजिस्ट इतने जिद्दी थे कि उन्होंने मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है तुमने बताया ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए से होता है, इट्स ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट वो जेनेटिक मटेरियल है, हम कैसे मान ले, कैसे हम मान ले कि वो ये कैरेक्टर ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ऐसे में ये एक्सपेरिमेंट भी इतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा दुनिया को, मतलब कुछ को लगा कुछ को नहीं, इसमें डिबेट था। इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट आया हार्शीज एंड चेस का, और ये एक्सपेरिमेंट ने ऐसे प्रूफ दिए कि उसके बाद पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। अब हार्शीज एंड चेस ने अब तक जो एक्सपेरिमेंट दिया था ये दिया था 1952 में। इनका नाम था अल्फ्रेड हार्शी, मार्था चेस। इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफाज को यूज किया। अगर आपको पता होगा बैक्टीरियोफाज ये वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जैसे हमारे बॉडी में वायरस से हमें फ्लू हो सकता है, बुखार हो सकता है, ठीक है, वैसे ही बैक्टीरिया को भी वायरस की वजह से बुखार होता है, फ्लू होता है, वो भी उसकी भी डेथ हो सकती है, वो भी इन्फेक्ट हो सकता है वायरस से। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज यहाँ पे उन्होंने जो यूज किया वो एक बैक्टीरियोफाज था, जो वायरस था जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता था। अब ऐसे में उन्होंने उस बैक्टीरियोफाज को खिलाया पिलाया, ठीक है। अब खिलाया पिलाया इन द सेंस उसका नंबर बढ़ाया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है, नंबर बढ़ाया। बट नंबर बढ़ाने के टाइम पे उन्होंने एक खास चीज यूज की। उन्होंने वायरस को अगर हम देखें तो वायरस दो चीज से बना होता है। एक होता है प्रोटीन कोट, ये जो बाहर हमको दिख रहा है, दिस रेड कलर थिंग इज प्रोटीन कोट, कैप्सूल जिसको बोलते हैं, और अंदर ये जो होता है दिस इज डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। ये अंदर डीएनए या आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन कोट और डीएनए से बनता है। तो उन्होंने क्या किया कि दो मीडियम लिए, मीडियम जिसमें उन्होंने सारी चीजें डाली खाने पीने की, उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन हमको देखना है प्रोटीन से कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं या डीएनए से ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को एक मीडियम में सल्फर डाल दिया, रेडियो एक्टिव, क्योंकि सल्फर प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन में सल्फर कंटेंट होता है, ठीक है। वहीं पे डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता, डीएनए में फास्फोरस होता है। तो दोनों का अपना अपना स्पेशलिटी है कि प्रोटीन में सल्फर होता है और डीएनए में फास्फोरस होता है। तो इन्होंने दोनों को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया, मतलब दोनों को रेडियो एक्टिव बना दिया। एक मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर ऐड कर दिया बहुत सारा, और एक मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस ऐड कर दिया बहुत सारा। दोनों में बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया। अब यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज नए नए फॉर्म हुए उन बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, वो रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया खुद की बिल्डअप के लिए, खुद को बनाने के लिए। और ऐसे में जो बैक्टीरियोफाज बने, जो वायरस बने, उनका प्रोटीन कोड उस सल्फर से बना था जो रेडियो एक्टिव था, मतलब पूरा प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था,
डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि डीएनए फास्फोरस होता है डीएनए में, और यहाँ पे डीएनए में सल्फर नहीं होने के कारण डीएनए नॉर्मल था। बट जो प्रोटीन कोड था वो कैसा था, दैट इज सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, दैट इज रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल था यहाँ पे। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे मीडियम में उन्होंने क्या लिया, दूसरे मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया, यहाँ पे लिया रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब ये फास्फोरस रेडियो एक्टिव लेने के कारण जब दूसरे वायरस फॉर्म हुए तो उन वायरस ने अपने बिल्डअप के लिए, अपने डीएनए बनाने के लिए जो फास्फोरस यूज किया वो फास्फोरस कौन सा था, रेडियो एक्टिव। मतलब इनका सल्फर तो नॉर्मल था, मतलब प्रोटीन कोड नॉर्मल था, प्रोटीन कोड में कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था, क्योंकि इसमें हमने सल्फर नहीं ऐड किया, रेडियो एक्टिव नॉर्मल सल्फर ऐड किया। तो ऐसे में सल्फर तो नॉर्मल होने के कारण प्रोटीन कैप्सूल नॉर्मल था, बट फास्फोरस जो था वो रेडियो एक्टिव था, जिसकी वजह से डीएनए भी कैसा हुआ, रेडियो एक्टिव हो गया। अब डीएनए रेडियो एक्टिव, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है और इसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया जिसकी वजह से इसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज किया जिसकी वजह से इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, और दोनों को अलाउ कर दिया कि भाई जाओ अभी भिड़ जाओ, अपने अपने शिकार जो चूज करो और खत्म कर दो, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने इन्फेक्ट करना चालू कर दिया बैक्टीरियाज को, ठीक है। अब बैक्टीरिया को जब इन्होंने इन्फेक्ट किया तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चले गया बैक्टीरिया के, ठीक है। अगर ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता तो प्रोटीन अंदर जाता, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, डीएनए अंदर चला गया, प्रोटीन कोड बाहर रह गया। मतलब डीएनए जो अंदर गया, अंदर में कोई भी रेडियो एक्टिविटी हमको दिखेगी क्या, नहीं, और बाहर में प्रोटीन कोड रह गया, ठीक है। आगे जाके ये हमने जब बैक्टीरिया को स्टडी किया तो बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं, सेंट्रिफिकेशन के बाद बैक्टीरिया को अलग निकालते हैं और सुपरनेटेंट लिक्विड को अलग, मतलब जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड, गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है टेस्ट ट्यूब में सेंट्रिफिकेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं दैट इज द प्रेसिपिटेट। और उस प्रेसिपिटेट में जो बैक्टीरिया हमने स्टडी किया उस बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, मतलब उसमें कोई भी सल्फर या कोई भी प्रोटीन कंटेंट नहीं गया था। तो सल्फर एक्टिविटी कहां पे मिली हमको, सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट हुआ कहां पे, सुपरनेटेंट, जो ऊपर का लिक्विड बच जाता है, ये जो टेस्ट ट्यूब होता है इसमें नीचे ऐसा जम जाता है वो होता है प्रेसिपिटेट, और ऊपर जो पानी बच जाता है वो होता है सुपरनेटेंट, ठीक है। तो सुपरनेटेंट में हमको सल्फर मिला और हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेट में जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। तो इससे ये साबित हो जाता है कि बैक्टीरिया में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं गया। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं था, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होता तो बैक्टीरिया में जाता, ठीक है, क्लियर है। दूसरा कंडीशन यहां पे देखते हैं हम, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, की डीएनए को जब फॉस्फर लेबल्ड किया गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ऐड किया गया और उसको अलाउ किया टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जब उसने इन्फेक्शन किया तो उसका जो डीएनए था वो अंदर चले गया, और हमें पता है यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव था। तो ऐसे में जब हमने देखा कि जब हमने इसको फिर से सेंट्रीफ्यूज किया, घुमाया मशीन में बहुत जोर जोर से, उसके बाद हमने देखा कि जो आया नीचे फ्लूइड प्रेसिपिटेट, इस प्रेसिपिटेट के बैक्टीरिया को स्टडी किया तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली, मतलब जो फास्फोरस लेबल्ड डीएनए था वो हमारा बैक्टीरिया के अंदर गया, रेडियो एक्टिविटी शो हुई, ठीक है। मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और बाकी का जो प्रोटीन कोड है, सल्फर प्रोटीन कोड, तो हमने देखा कि कोई भी फास्फोरस जो है, फास्फोरस हमको पता है कि सुपरनेटेंट में डीएनए नहीं होता, तो फास्फोरस जो है वो सुपरनेटेंट में हमको नहीं मिला, हमको सिर्फ सल्फर मिला, सुपरनेटेंट में फास्फोरस नहीं मिला। तो यहां पे ये साबित हो गया कि डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है वायरस के थ्रू, और प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा रहा। तो ऐसे में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, नॉट प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पे ये कंफर्म हो चुका था कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन, और ये बात भी साफ हो गई थी कि डीएनए में फास्फोरस जो है वो मेन रोल, मतलब फास्फोरस प्रेजेंट होता है और प्रोटीन में सल्फर, ठीक है। दोनों में एक दूसरे के कंपोनेंट नहीं होते, डीएनए में सल्फर नहीं होता और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको पूरा क्लियर हो गया कि यहाँ पे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमको देखना है कि किस तरीके से डीएनए को पैक किया जाता है, पैकेजिंग होती है डीएनए की। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप सच में मेरे वीडियोस देखते रहना चाहते हो, मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हो कि रोज मैं वीडियो लाऊं नए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दोस्त
भूषण गायकवाड़। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।